एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टार आर्ट्स या सर तरुण रूपानी आर्ट्स। ये चैनल एक्सक्लूसिव चैनल है और सिर्फ आईएससी क्लास 11th और 12th का ये चैनल है। और आपको यकीन दिलाता हूं कि ये चैनल में सिर्फ आपके कहने पर, आपके रिक्वेस्ट पे एक्सक्लूसिव कंटेंट आ रहे हैं। हां, मैं जानता हूं कि आईसीएससी ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट है कम, पर उनमें है जबरदस्त दम। तो प्लीज 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 अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, रिक्वेस्ट होगा कि इसको शेयर कर दीजिए, अपने उस फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए जिन्होंने ह्यूमैनिटीज ली है। तो आज बारी है मेरे मेगा स्टार के रिक्वेस्ट पर यह चैप्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फिनिश करने की। ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस पे लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। मैं इस चैप्टर को शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में फिनिश करूंगा, अपनी सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। हां, ये सारा जो नोट्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा। हां, हमारे आप टेलीग्राम चैनल पे आइए, आपके लिए डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल है, प्लीज आए और इसको ज्वाइन करें और इस पर आपको ये सारे नोट्स एब्सोल्युटली फ्रीली मिल जाएंगे। तो जैसे ही हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, भारत के संविधान की, तो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। इट इज अ बॉडी ऑफ टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्न्ड। तो इसके अंदर लिखा है कि किस तरह से एक देश को चलाया जाता है। हाँ, आप इमेजिन करिए कि किस तरह से भारत चल रहा है, कैसे चुनाव हो रहे हैं, कैसे प्रधानमंत्री चुना जा रहा है, कैसे राष्ट्रपति चुना जा रहा है, कैसे हमारी पार्लियामेंट फंक्शन कर रही है, कैसे हमारे स्टेट लेजिस्लेचर फंक्शन कर रहे हैं, सब कुछ अपने आप चल रहा है। हाँ, ये सब कुछ लिखा है कि यह कैसे चलेगा इस कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जब भी कोई देश आजाद होता है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है, जिसके अकॉर्डिंग वह देश चलता है। आप समझ में आ गया? और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हम आजाद बहुत लेट हुए हैं, हम ब्रिटेन के गुलाम थे, लगभग 200 साल तक हमने अंग्रेजों की गुलामी की और उसके बाद हम आजाद हुए। तो हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाया। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स में डॉक्टर B.R. अंबेडकर आते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आते हैं। और हमारे पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आपको हमेशा याद रखना चाहिए इन दो बड़े महान लोगों को, जिनके योगदान से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन पाया। तो अब आप क्वेश्चन पूछेंगे, सर इसमें होता क्या है इस क्वेश्चन में, ये है क्या? तो मैंने कहा ये एक डॉक्यूमेंट है, ये एक बुक है, तो समझिए। और देश हाँ, थोड़ा कफिंग हो गई थी, सॉरी। तो देश कैसे गवर्न होगा, यह किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, यह इस पे बताया गया है। तो सबसे पहला इसमें टॉपिक है प्रीएम्बल क्या है। हाँ, जैसे कि आप बुक खोलिए, अपनी इवन जो कोर्स की बुक है उसमें खोलिए, तो आप देखेंगे शुरुआत के पेज में लिखा होता है प्रीफेस। हाँ, इवन इंडेक्स से पहले भी लिखा होता है प्रीफेस। तो प्रीफेस बताता है कि बुक किस बारे में है, इसके अंदर का पर्पस क्या है, इसके अंदर क्या क्या समझाने की कोशिश की गई है, वो है प्रीफेस। बस उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्टार्टिंग, मतलब पहला कहते हैं ना पन्ना, वो क्या है? प्रीएम्बल है। तो प्रीएम्बल है क्या? तो प्रीएम्बल एक इंट्रोडक्शन है, एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, जो बताता है कि किस प्रिंसिपल्स पे, किस आइडियल्स पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। एक तरह से आप ऐसे समझिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, कि सोल है हमारा प्रीएम्बल। इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स, कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स और इसके वैल्यूज लिखे हैं, क्या हम पाना चाहते हैं, क्या हमारा भारत देश पाना चाहता है इस कॉन्स्टिट्यूशन से। देखिए, मैं कुछ लाइनें पढ़ता हूं, ये लिखा मिलेगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all citizens justice, liberty, equality, fraternity,
इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखा, तो यह हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट क्या चाहता है। हम ये कॉन्स्टिट्यूएंट बनाए हैं वो देशवासियों के पावर से बनाए हैं। हाँ, ये पावर हमें हमारे देशवासियों से मिला है। बात समझ आ रही है? तो ये है इंपॉर्टेंस हमारे प्रीएम्बल का। आइए थोड़ा बुकिश वर्ड से समझे। तो अगर प्रीएम्बल का इंपॉर्टेंस, तो प्रीएम्बल ना होता तो मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है, ये बनाया क्यों गया, ये समझ नहीं आता। हाँ, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे हमारे फादर्स, हमारे जो सो कॉल्ड जो राइटर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो उसकी फिलॉसफी क्या है उसके पीछे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का पर्पस क्या है, उसके पीछे गाइडिंग इंटरप्रिटेशन, मतलब होता ना कि हम लिख क्यों रहे हैं भाई, ये क्या होगा, तो क्या ये जस्टिसेबल है? जवाब है नहीं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिसेबल नहीं है। इसका मतलब है इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन द कोर्ट। जो लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन की पहले पन्ने में, क्या उसे हम कोर्ट में ले जाकर के क्या कोर्ट से कह सकते हैं कि इसको लागू करवाइए? जवाब है नहीं करा सकते। बट ये गाइडेंस है, ये गाइडिंग प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो समझाने में मदद करता है। मतलब अगर कभी भी कहीं किसी पॉइंट पर इंटरप्रेट करना हो, समझना हो कॉन्स्टिट्यूशन को, और हमें समझ नहीं आ रहा हो कि इसका क्या मतलब निकलेगा, तो इस प्रीएम्बल को पढ़ करके उसको इंटरप्रेट करने में मदद मिलती है। मतलब प्रीएम्बल ना आत्मा है, बेस है, जिसके आधार पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी बातें लिखी गई हैं, इसको ध्यान में रख के लिखी गई हैं। आइए पढ़ते हैं कुछ कीवर्ड्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा है। जैसे लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन आता है सर ये वी द पीपल ऑफ इंडिया क्यों? तो क्यों, मैंने बताया ना, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि देश को चलाने का पावर, देश की सत्ता देशवासियों के पास है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, और हम भारतवासी मिलकर के क्या करते हैं, यह पावर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देते हैं। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इतनी पावर कैसे मिली कि देश चलाए? ऐसा क्या है? तो मैंने कहा उसको रिप्रेजेंट करता है कौन? हमारे देशवासियों को रिप्रेजेंट करता है हमारा संविधान। और एक शब्द है इसमें सॉवरेन, कहते हैं इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री। क्या मतलब आया? एक ऐसा देश सॉवरेन है जो आजाद है, एक ऐसा देश सॉवरेन है जो किसी दूसरे देशों के बताए बंदिशों में या उनके बताए नियमों में नहीं चलता है। कहते हैं इंडिया इज इंटरनली फ्री एंड एक्सटर्नली सुप्रीम। इसे कहते हैं सॉवरेनिटी। मतलब और एग्जांपल से बताऊं, भारत के बारे में बोलता हूं, मैं इंडिया के बारे में बात करता हूं। तो इंडिया जब कोई फॉरेन पॉलिसी बनाती है, जैसे हम किस देश से दोस्ती करें, हाँ इंडिया चाइना से दोस्ती करना चाहती है कि पाकिस्तान से दोस्ती करना चाहती है, या किस देश से कैसे रिलेशन रखना चाहते हैं, ये हम डिसाइड करेंगे। यूएन या यूएस से डिसाइड नहीं करता है। ये है सॉवरेनिटी। भारत अपनी दिशा खुद तय करेगा, दशा खुद तय करेगा। अपने फॉरेन अफेयर्स हो और इंटरनल अफेयर्स हो, इस पर किसी की दखल हमें बर्दाश्त नहीं है। दैट इज सॉवरेन। बड़ी बात है। हाँ, आजाद होने का मतलब समझ रहे हो। अब आता है सोशलिस्ट है भारत। कहते हैं इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री। देखिए रशिया के बारे में आपने सुना होगा, रशिया में सोशलिज्म है। तो सोशलिज्म एक ऐसी फिलॉसफी होती है जहां पर अमीरी और गरीबी का जो गैप है वो कम कर दिया जाता है। मतलब वहां बहुत अमीर भी नहीं है तो वहां बहुत गरीब भी नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर इज मिनिमम। और या यूं कहे वहां अमीर गरीब है ही नहीं, सब बराबर है, क्योंकि वहां सारे रिसोर्सेस, सारे असेट्स, वो चाहे फार्म्स हो, फैक्ट्रीज हो, माइंस हो, वो सब लोग ओन करते हैं, सोसाइटी ओन करती है, और इसके जो भी बेनिफिट्स आते हैं सबको बढ़ जाते हैं। इसीलिए कोई बहुत अमीर नहीं है, कोई बहुत गरीब नहीं है। तो हमारा भारत इसको एम करना चाहता है। सॉरी टू से, ये हमारा देश सोशलिस्ट कहने को है पर है नहीं। हां, मैंने पहले ही कहा था कि प्रीएम्बल चाहता है हमारा देश सोशलिस्ट हो जाए, जहां पर अमीरी गरीबी का भेदभाव खत्म हो जाए, जहां इनकम इनइक्वालिटीज, क्या अमीरी गरीबी का अंतर बैलेंस्ड हो जाए, ना हो, और देश में बराबरी हो, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस हो। सॉरी टू से, नहीं, आप देख लीजिए कुछ ऐसे लोग हैं, इतने पावरफुल लोग हैं, इतने रिच लोग हैं कि उसके कुत्ते भी, हमारे भारत की बात कर रहा हूं, कि उनके कुत्ते भी
एसी रूम में सोते हैं, हाँ मिल्क शेक पीते हैं, चॉकलेट मिल्क पीते हैं। और हमारे भारत में ही ऐसे लोग हैं जो सड़क किनारे रहते हैं, तन पे कपड़ा नहीं होता है, रात को कभी कोई कार या कोई गाड़ी उसे कुचल के चली जाती है, हाँ ठंड में ठिठुर के मर जाते हैं। तो दोनों तरह के लोग हैं, है ना। वाइड इनइक्वालिटीज है हमारे देश में। तो सोशलिस्ट चाहता है हमारा भारत, है नहीं हमारा भारत, बता दे रहा हूं। बात करेंगे सेक्युलर की। यस, भारत एक सेक्युलर कंट्री है। हां, जिस देश में सरकार का कोई रिलीजन नहीं है, जिस देश में रिलीजन अडॉप्ट करना इज अप टू द सिटीजन्स। हमारे भारत में आपको कोई भी धर्म प्रीच, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट करना हो, कोई मना नहीं है। हमारा देश किसी भी एक रिलीजन को फेवर नहीं करता है। इसका उल्टा एग्जांपल दूं, इसका उल्टा एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान, पाकिस्तान एक थियोक्रेटिक कंट्री है। सर ये क्या होता है? एक ऐसा देश जो धर्म के आधार पर बनाया गया है। हाँ, वो एक थियोक्रेटिक कंट्री है जहां पर आपकी मर्जी का रिलीजन आपको अडॉप्ट नहीं करना होगा। देश या सरकार एक धर्म को क्या करती है? सपोर्ट करती है, और वो है इस्लाम। आपको शायद पता होना चाहिए। तो क्या बताना चाहते हैं? भारत एक सेक्युलर देश है। यहां सर्व धर्म संभाव है। ऑल रिलीजन एग्जिस्ट को एग्जिस्ट टुगेदर। कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। ये लाइन ये बताती है कि हमारे भारत में सारे धर्मों को बराबर आदर दिया जाता है। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सब बराबर हैं। तो हमारा भारत सच में सेक्युलर है। नेताओं की बात मत करिए मुझसे। प्लीज डोंट टॉक ऑफ दीज सो कॉल्ड लीडर्स, दोज हु आर ऑन देयर ओन। वो सिर्फ अपना फायदा सोच रहे हैं। मैं इन जनरल बात कर रहा हूं। डेमोक्रेटिक, तो डेमोक्रेसी वर्ड से बनाया गया डेमोक्रेटिक। तो भारत में डेमोक्रेसी है एक ऐसी कंडीशन जिसमें गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा देश जहां पे लोग अपने लीडर्स को चुनते हैं। हम तय करते हैं कि हम पर कौन रूल करेगा। हमने वोट दिया तब जाके मोदी जी जीते। बात समझ आ रहा है? हमने वोट दिया था तभी जाकर के कभी कांग्रेस रूल कर रही थी, तो कभी बीजेपी या कोई दूसरी पार्टी रूल कर रही है। बात समझ आया? वी द पीपल ऑफ इंडिया डिसाइड हु विल गवर्न अस। हम उन्हें 5 साल का मौका देते हैं। अच्छा काम करेंगे तो रिपीट, नहीं तो गेट आउट। ये है डेमोक्रेसी का पावर। फिर आता है रिपब्लिक। तो इंडिया में जो गवर्नमेंट है उसके पास हेरिडिटी राइट्स नहीं है। मतलब ये कि जो भी देश को गवर्न कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, जो देश का सबसे हाईएस्ट पद है वो है प्रेसिडेंट। एंड हेड ऑफ द नेशन, हेड ऑफ द कंट्री इज नॉट अ मोनार्ची। यहां पर रिपीटेड नहीं है, यहां पर हेरिडिटी ऐसा नहीं है, राजा वाला सिस्टम नहीं है। जैसे पहले जमाने में होता था कि राजा अकबर मर गए तो अकबर का बेटा आ गया शाहजहान, शाहजहान मर गया तो उसका बेटा आ गया औरंगजेब। ना ना ना, वो जो मोनार्ची सिस्टम था, राजा वाला सिस्टम, कि राजा के बाद उसकी संतान राजा, फिर उसकी संतान ना, ये सिस्टम भारत में नहीं है। अब देश में राष्ट्रपति, हमारी राष्ट्रपति ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू हैं, तो अब उनकी संतान राष्ट्रपति बनेगी? जी नहीं। फिर से इलेक्शन होगा, 5 साल बाद जब इनकी पोस्ट चली जाएगी फिर से इलेक्शन होगा और फिर कोई दूसरा व्यक्ति जीत सकता है, और जीतता ही है हमारे देश में। तो हमारा देश कैसा है? रिपब्लिक है, जहां हेड ऑफ द यूनियन या हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है और वो इलेक्टेड बॉडी में है। ध्यान दीजिएगा। बात करेंगे जस्टिस की, तो वो तो बहुत सिंपल वर्ड है। जस्टिस मतलब होता है फेयरनेस, इक्वालिटी इन ऑल फील्ड्स, अर्थात सबके साथ न्याय हो। हमारे भारत में तो आपको पता ही है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, तीनों तरह की जस्टिस का प्रावधान है। मतलब समाज में बराबरी, कोई छोटा नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। पहले होते थे, हाँ अंग्रेजों के जमाने या उससे पहले होता था कि कोई ऊंची जाति का होता था, कोई नीची नहीं। अब अगड़ी जाति, ऊंची नीची जाति कुछ नहीं, सब खत्म। एवरीबडी इज इक्वल। हाँ याद रखिएगा, न्याय के मामले में भी
कोर्ट में भी अगर एक व्यक्ति ने अपराध किया है, वो चाहे शेड्यूल कास्ट का हो, वो चाहे ब्राह्मण हो, वो चाहे क्षत्रिय हो, सबको सेम सजा मिलेगी। तो जस्टिस इज फॉर ऑल, इक्वल। फिर है लिबर्टी, मतलब आजादी, फ्रीडम टू थिंक, टू एक्सप्रेस, टू बिलीव वॉट यू वॉन्ट, टू वर्शिप whomsoever you want। ये है हमारे देश में लिबर्टी। हाँ, आपको पता ही है, भारत में हम सब भारतवासियों को फ्रीडम, लिबर्टी दी गई है, आजादी दी गई है, हर तरह की आजादी दी गई है। हाँ, कई बार मैंने कहा इसका गलत इस्तेमाल भी होता है। फिर आता है इक्वेलिटी, मतलब फिर से इक्वेलिटी मतलब होता है बराबरी, मतलब एवरीबडी इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, सबको बराबर मौके मिलेंगे। एग्जाम्पल के रूप में, कहीं यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो रहा है, तो आप भी अप्लाई करिए, मैं भी अप्लाई करूंगा, सब लोग अप्लाई करेंगे, जो उसमें काबिल होगा वो जीत जाएगा। आप कहेंगे सर वो रिजर्वेशन जो दी जाती है वो क्या है, या वो कोटा जो फिक्स किया जाता है? देखिए, वो उन कास्ट को, उन पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जो बहुत पिछड़े रह गए थे, उनको हमारे बराबर लाने के लिए ऐसा किया गया था। हाँ, सही सुन रहे हैं आप, ये भी इक्वलिटी लाने का एक तरीका है। जो बहुत पिछड़ गए थे, हजारों साल से पिछड़े थे, उनको ऊपर लाने का मौका है ये। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पर चाहता है कि सब नागरिकों को एक जैसा ट्रीटमेंट मिले, एक जैसा स्टेटस हो, कोई ऊंचा ना हो और कोई नीचा ना हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रेटर्निटी, मतलब भाईचारा, मतलब एकजुटता। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है कि सबकी रिस्पेक्ट की जाए, डिग्निटी की जाए। देश की एकता और अखंडता हमारी एकता और अखंडता से है। अगर हम ही फूट जाए, अर्थात हम भारतवासी आपस में एक दूसरे से लड़ने भिड़ने लगे, क्या बाहरी ताकतें फिर हमें नहीं अटैक कर लेंगी? क्यों? भारत गुलाम कैसे बन गया था? यही कारण तो था कि हम भारतवासी आपस में लड़ रहे थे। अंग्रेजों ने इस मौके का फायदा उठाया और राजाओं के बीच में फूट डाली और वो मजे किया। तो ये जरूरी भी है। बात करेंगे अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। हाँ, ये कहीं आपको ये वीडियो नहीं मिलेगा, एक्सक्लूसिव वीडियो है, तुम लोगों के लिए वीडियो है। हाँ मेरे मेगा स्टार्स, सिर्फ मेरा इतना मदद कर दो कि अभी तक समझ में आ रहा है, यहां तक क्लियर हो रहा है, और मेरी इतनी मदद भी करना चाहते हो, थोड़ी सी मदद करना चाहते हो, तो शेयर कर दो अपने उस फ्रेंड्स को, अपने उस क्लासमेट को जो आपकी तरह ही हेल्प चाहता है। प्लीज शेयर इट, सब्सक्राइब अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करेगा और बेहतर और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं रिटन एंड कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखित है, ओरल क्वेश्चन नहीं है, लिखित क्वेश्चन है, डिटेल्ड में लिखा है, एक एक वर्ड लिखा हुआ है, बहुत ही चीजों को डिस्क्राइब करके लिखा गया है, प्रोविजंस बनाए गए खूब सारे इसके अंदर। हाँ, इसमें ढेर सारे प्रोविजंस हैं, जस्टिस हैं, ड्यूटीज हैं। तो ये वन ऑफ द लेंथीएस्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट क्वेश्चन वर्ल्ड का है। सही कह रहा हूं। आइए दूसरा फीचर, अ कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन फ्रॉम सेवरल सोर्सेज। ऐसा कहते हैं ना कि जब देश आजाद हुआ तो एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई। हाँ, आजादी से ठीक पहले ही तैयारी शुरू हो चुकी थी। हाँ, अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि भारत को अब ज्यादा समय तो गुलाम नहीं बना सकते हैं, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स थे प्रोविंसेस से, स्टेट से, प्रिंसली स्टेट से, और इन्होंने मिलकर हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। लगभग 299 मेंबर्स बचे थे। कितने? 299 मेंबर्स बचे थे। इन्होंने 2 साल 11 महीने और 18 दिन, इतने समय में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। हाँ, सही सुन रहे हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने से पहले हमारे सारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, मैंने लगभग बताया 299 मेंबर्स थे, ये अलग अलग कम्युनिटी के थे, अलग अलग कास्ट के थे, हर क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते थे, सबका उसमें पॉइंट इंक्लूड किया गया था। तो उन्होंने अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े। ये जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, इन्होंने अलग अलग कंट्रियों का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, उनकी अच्छाइयों को पढ़ा, और उनमें से जो अच्छे पॉइंट्स थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर दिए। जैसे ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से उन्होंने क्या लिया? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ले लिया। हाँ, ब्रिटेन में चलता है, वहां पे प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द पार्लियामेंट, और
जो भी लोअर बॉडी होती है ना, जैसे लोकसभा कहते हैं, उसका हेड होगा वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। और वहां पे एक सिंगल सिटीजनशिप चलती है, जैसे हमारे देश में भी है। हमारे भारत में एक सिंगल सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप नहीं है। दूसरा है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका से ही हमने सीखा फंडामेंटल राइट्स देना लोगों को, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस लगाना, मतलब एक के पास इतना पावर ना हो कि वो किसी पे भी क्या करें, अपने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके उसको दबा दे। इसे कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस। जैसे लेजिस्लेटिव को चेक करने के लिए एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव को चेक करने के लिए जुडिशरी है, और जुडिशरी को फिर चेक करने के लिए लेजिस्लेटिव है। हाँ हाँ, सही सुन रहे हो, ये 3 ऑर्गन्स होते हैं ना गवर्नमेंट के, इसे एक दूसरे के ऊपर चेक लगाने का पावर है। जुडिशियल रिव्यू का पावर है। मैं एक एग्जांपल समझाता हूं कि पार्लियामेंट ने कानून बना दिया, पर वो कानून जो था वो अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। मान लीजिए वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीन रहा है, बन जाएगा कानून भाई। बीजेपी के पास पावर है इस समय, मान लीजिए उन्होंने बना लिया ऐसा कानून, तो क्या देश में लागू हो जाएगा? नहीं, लागू नहीं हो पाएगा, इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी कोर्ट, हमारी सुप्रीम कोर्ट उसे क्या करेगी? हाँ, नल एंड वाइट कर देगी। हाँ, कह देगी इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला देश में। तो ये पावर है। ये हमने कहां से सीखा? अमेरिका से सीखा। और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब आयरलैंड से क्या सीखा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या होती है? ये एक तरह की गाइडलाइंस होती हैं, व्हाट द स्टेट हैज टू अचीव। देश को, गवर्नमेंट को क्या समाज के भले के लिए करना चाहिए, इसे कहते हैं। ये हमने सीखा आयरलैंड से। और ऑस्ट्रेलिया से क्या सीखा? फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में सीखा कि गवर्नमेंट का पावर सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिवाइडेड होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सीखा। फ्रेंच से क्या सीखा? लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी के बारे में सीखा। तो ये है, देखा ना, कहते हैं ना कि आपको भी जीवन में कभी कुछ सीखने का मौका मिले तो दूसरों से अच्छाइयां ले लो, छोड़ दो उनकी बुराइयां, उनकी गंदगी उनके अंदर। हाँ, मैं तुम्हें कह रहा हूं, अगर कोई तुम्हें अच्छी बात लगे किसी की, तो वो अपना लो, और उसकी कुछ कमियां हैं इग्नोर मारो। गॉट द पॉइंट? चलो, तीसरा पॉइंट हमारे क्वेश्चन के बारे में, फेडरल स्ट्रक्चर विद यूनिटरी स्पिरिट। तो हमारे भारत का स्ट्रक्चर, हमारे भारत को जो बनाया गया है वो फेडरल में बनाया गया। फेडरल एक ऐसी सिस्टम होता है जिसमें पावर बटा है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। हाँ, सारा पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है और ना सेंट्रल के पास है, मतलब पावर्स दोनों के पास बटा हुआ है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? एक यूनिटरी सिस्टम को भी फॉलो करता है, कुछ हद तक हम यूनिटरी भी हैं। जैसे कि इमरजेंसी के टाइम पे सारा पावर किसके पास चला जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। मतलब जब देश में इमरजेंसी लागू हो जाए, जैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू हो जाए, हाँ, जैसे एग्जांपल देता हूं, देश में युद्ध हो गया फॉर एग्जांपल, चाइना ने अटैक कर दिया, तो स्टेट गवर्नमेंट बचा लेगी क्या? नहीं, तब पावर किसके हाथ में आ जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगा। समझ आया? तो यूनिटरी हमारे देश में है, मैंने बताया, क्योंकि कुछ पावर्स ऐसे हैं जैसे रेसिड्यूरी पावर। अब आप बोलेंगे सर रेसिड्यूरी पावर क्या होता है? देखिए, पावर के लिए 3 लिस्ट बनाई गई है। यूनियन लिस्ट, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, जिसके सारे लॉज। दूसरी होती है स्टेट लिस्ट, इसके सब्जेक्ट्स स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, इस पे लॉ स्टेट असेंबली बना सकती है। तीसरा होता है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें दोनों ही बना सकते हैं। पर इसके अलावा कुछ और पावर्स जो बाद में डिस्कवर किए गए, जैसे साइबर लॉज है। जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उस जमाने में तो कंप्यूटर था भी नहीं, ना उसके बारे में कुछ पता था, तो उस समय के साइबर लॉज के बारे में पता थे क्या? क्रिप्टो करेंसीज लॉज के बारे में कुछ पता थे क्या? तो अब ये लॉ आए तो ये लॉ किस में जोड़ दिए गए? रेसिड्यूरी पावर में, दोज पावर विच आर नॉट इंक्लूडेड इन दीज 3 लिस्ट। पर इसके कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। बस में यार, और क्या है? हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इमरजेंसीज के टाइम पे भी ज्यादा पावर है। तो इससे प्रूव होता है कि अवर कॉन्स्टिट्यूशन फेवर्स फेडरल स्ट्रक्चर विथ यूनिटरी इन स्पिरिट। ठीक है, मतलब भारत में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है। फिर है पार्टली रिजिड, पार्टली फ्लेक्सिबल। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक मिक्स है, पूरा रिजिड भी नहीं है कि इसमें कुछ भी नहीं चेंज कर सकते, एक बार बन गया तो बन गया, काम खत्म। आप जानते ही हैं आप जानते हैं कि चीजें एकदम रिजिड होने से भी क्या होगा? बहुत परेशानी आ जाएगी। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बहुत रिजिड नहीं है। रिजिड मतलब समझ गया ना, जिसमें हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ चीजों के लिए रिजिड है, जैसे फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करना हो तो कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड हो जाएगा, क्योंकि इसको चेंज करने के लिए
फिर बहुत स्पेशल प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे, 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी, स्टेट से परमिशन लेनी होगी, बड़ा टिपिकल काम है। पर दूसरा पॉइंट फ्लेक्सिबल, तो बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस भी हैं जिसको पार्लियामेंट एक सिंपल प्रोसीजर से, एक सिंपल वोटिंग करके, मेजॉरिटी वोट से क्या कर सकते हैं, उसको पास करके देश में अप्लाई कर सकते हैं। तो देयर आर मेनी थिंग्स, देयर आर मेनी लॉज, मेनी प्रोविजंस दैट कैन बी इजीली मेड। फ्लेक्सिबल है तो दोनों है इसका मतलब। अब आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक टर्म है फंडामेंटल राइट्स, जिसे कहते हैं ना, ये हमारे बेसिक राइट्स हैं। These are those basic rights without which growth and life is not possible. आप को पता होगा कि 6 फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं। हाँ, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट और राइट टू स्पीच। तो ये राइट्स हमें क्या करते हैं? ये राइट हमें हक देते हैं कि हम जो करना चाहे हमसे कोई ये काम रोक ना पाए, मुझे ये काम करने से कोई रोक ना पाए। राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हमें अधिकार देता है, हम कहीं भी जा सके। कल्चरल एजुकेशन राइट देता है कि हम अपने कल्चर के बारे में, अपने धर्म के बारे में लोगों को प्रचार प्रसार कर सकते हैं। राइट टू रिलीजन हक मिलता है कि हम जिसका भी धर्म अपनाना चाहें, जो भी हमें अच्छा लगता है वो आप सकते हैं, अपना सकते हैं, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। तो ये राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, ये पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं। जबकि फंडामेंटल ड्यूटीज राइट्स का ठीक उल्टा, कहते हैं ना सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हाँ, सिक्के में सिर्फ हेड नहीं होता है, टेल भी होता है ना, तो ये सिक्के का टेल पोर्शन है। दूसरा पहलू ये कि अगर आपके पास हक है, राइट है, जो आप सरकार से लेना चाहते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी भी है। ड्यूटीज हमारी जिम्मेदारी है। 42nd अमेंडमेंट में इसको जोड़ा गया था। ये वो मॉरल ऑब्लिगेशंस है जो हमें करना है। जैसे राष्ट्र को अगर हमारी कभी जरूरत पड़े तो, हाँ, अगर मोर्चा संभालना पड़े तो, हाँ ठीक है, बंदूक लेके तुम नहीं खड़े हो पाओगे, पर वो जो बंदूक लेके खड़ा है उसकी मदद के लिए जा सकते हो। और अगर देश में देश के नागरिकों का सम्मान करना हो, देश के आइडियल्स का सम्मान करना हो, हमारे पूर्वजों का सम्मान करना हो, तो क्या उसमें हम खड़े नहीं हो सकते हैं? क्या हम सैल्यूट नहीं कर सकते हैं? क्या अपने देश के लिए, अपने देश के नेशनल एंथम के लिए सम्मान में खड़े होते हैं? क्यों नहीं हो सकते? तो ये सम्मान देना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे नेशनल एंथम का मान रखना, हमारे हाई आइडियल्स के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, ये हमारी ड्यूटी भी है। आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए, आयरलैंड से हमने ये सीखा है। ये एक तरह के गाइडलाइंस होते हैं। ये जब गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो गवर्नमेंट को ये एम करना चाहिए, गवर्नमेंट की कोशिश होनी चाहिए कि हम ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिससे सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर हो। हालांकि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये जस्टिसेबल नहीं है। इसका मतलब अगर ये सरकार नहीं करेगी तो क्या हम उनको कोर्ट में ले जाएंगे? एग्जांपल है कि देश में पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, हमारे देश में आ चुका है। गवर्नमेंट ने कानून बनाया और क्या किया, विलेजेस को पावर दिया कि वो अपने पंच को, अर्थात गांव के प्रमुख को, मुखिया को अपॉइंट करें। आ गया, तो ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल था और हमने अप्लाई किया। पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये कहता है कि बैन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स होना चाहिए, नशा मुक्त देश होना चाहिए। तो क्या शराब सारी दुकानें बंद हो गई हैं? कहां बंद हुई हैं? उल्टा और लाइसेंस मिल रहा है। तो ये तो मैंने कहा था, इसमें एक गाइडिंग प्रिंसिपल है सरकार के लिए कि सरकार को ऐसा करना चाहिए, समाज को नशा मुक्त बनाना चाहिए, न सिगरेट का नशा हो, न शराब का नशा हो। बट फिर भी मैंने कहा सब बिक रहा है, लाइसेंस के थ्रू बिक रहा है। तो बहुत सारे ऐसे गाइडलाइंस हैं जो सरकार के लिए है तो, पर सरकार उसे नहीं कर रही है, और हम इसके लिए सरकार को कोर्ट में ले जा नहीं सकते हैं क्योंकि ये जस्टिसेबल नहीं है। फिर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो भारत में जो गवर्नमेंट है उसमें पार्लियामेंट लॉ मेकिंग बॉडी मानी गई है, और पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स: लोकसभा, दैट इज लोअर हाउस, हाउस ऑफ पीपल, राज्यसभा, दैट इज अपर हाउस या हाउस ऑफ स्टेट्स, और तीसरा प्रेसिडेंट। याद रखिएगा, प्रेसिडेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट सिस्टम। और हमारे देश में ये वेस्टमिंस्टर, हाँ, ब्रिटेन का सिस्टम है, ब्रिटेन में जिसके हम गुलाम रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहा हूं। तो वहां का ये मॉडल है जिसमें कहा गया है कि जो देश का हेड होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा, और प्राइम मिनिस्टर का क्या होगा, वो हाउस ऑफ द पीपल का, लोअर हाउस, लोकसभा का हेड होगा। और देश के जो दूसरा हेड होगा उसका नाम होगा प्रेसिडेंट, पर वो सिर्फ सेरिमोनियल पावर होगा, मतलब उसके पास
पावर तो है, सिर्फ नाम का पावर है। काम कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर। पर नाम किसका हो रहा है? हर लॉ पे साइन कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। ठीक है, वैसे इंग्लैंड में प्रेसिडेंट नहीं है, इंग्लैंड में आज भी किंग और क्वीन साइन करते हैं। ठीक है, द सिस्टम एम्फसाइजेस मेजॉरिटी रूल। पार्लियामेंट्री सिस्टम में मेजॉरिटी रूल का सिस्टम चलता है, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीट्स होंगी अर्थात मेजॉरिटी होगी, उसके रूल्स माने जाएंगे पार्लियामेंट में। और एक लास्ट, सिंगल सिटीजनशिप। तो क्या बताना चाहते हैं? हमारे भारत में, हमारा भारत फेडरल स्ट्रक्चर है जिसमें पावर स्टेट के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में बटा हुआ है। ठीक है, अब स्टेट की, जैसे अब मैं यूपी में रहता हूं, उसकी एक सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, फिर कंट्री की लेनी पड़ेगी। नहीं नहीं, ऐसा हमारे देश में नहीं है। आपको एक ही सिटीजनशिप लेनी है, सिर्फ इंडिया की लेनी है। अब आप कश्मीर में रहिए, आप केरला में रहिए, आप गुजरात में रहिए, आप महाराष्ट्र में रहिए, बट यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली। ठीक है, बात करेंगे बाय कैमरल लेजिस्लेचर, अर्थात हमारे देश में जो लेजिस्लेचर है, लॉ मेकिंग बॉडी है, उसमें दो हाउस है। लोकसभा, जिसे हम हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, इनके मेंबर्स को डायरेक्टली यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, अर्थात हर वो 18 साल या उससे अधिक उम्र का व्यक्ति चुनता है, और ये चुने व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं, एमपी कहलाते हैं। लोकसभा में जाकर के, जैसे हमारे प्रधानमंत्री भी, हाँ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी लोकसभा के चुनाव को लड़ करके जीत करके वहां पहुंचे हैं। कहां से लड़े हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन सी है उसकी? तो वाराणसी है। हाँ हाँ, वाराणसी से, जहां से मैं हूं। हाँ हाँ, वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी चुनाव पे खड़े हुए, और बहुत सारे लोग खड़े हुए उनके अगेंस्ट में चुनाव में, पर सबको हराकर मोदी जी जीत गए, और वो पहुंचे कहां पर? लोकसभा में। लोकसभा में वो सारी पार्टीज जो बीजेपी को बिलोंग करते हैं, वो सारे मेंबर्स जो बीजेपी को बिलोंग करते हैं, उन्होंने मोदी जी को अपना लीडर चुन लिया। बस मोदी जी अब देश के प्रधानमंत्री बन गए। समझ आया? जो पार्टी सबसे ज्यादा सीट जीतती है पार्लियामेंट में, हाँ मेजॉरिटी सीट्स आ जाती है उनके पास, उसके लीडर को बना देता है देश का प्राइम मिनिस्टर। तो लोकसभा, आगे इसे हाउस ऑफ द स्टेट्स कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं। इसमें इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स से भेजा जाता है, मेंबर्स जो कि स्टेट लेजिस्लेचर वाले अपॉइंट करते हैं उनको भेजते हैं। ठीक है, और हमारे देश में लोकसभा में 550 और राज्यसभा में 250 मेंबर्स हैं। ठीक है, एक पॉइंट और है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। हमारे भारत में यह रूल है कि हर व्यक्ति जो 18 साल या उससे अधिक का है, उसे वोट करने का अधिकार है। अब वो किस भी जाति का हो, धर्म का हो, इकोनॉमिक कंडीशन उसकी क्या, अमीर हो गरीब के भी वोट की वैल्यू एक है, तो अमीर की, करोड़पति के वोट की वैल्यू भी एक ही है। इसीलिए चुनाव में जो लोग होते हैं वो गरीबों के पैर में गिर जाते हैं, देखा होगा आपने, है ना। आगे बात करते हैं, सिंगल इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। भारत में जुडिशरी जो है वो एक हायरार्की को फॉलो करती है। क्या? मेरे इशारे से देखिए, मैंने एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश की। हमारे भारत में जो जुडिशरी है, कहते हैं ना ऑर्गन, थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं जुडिशरी, तो इसको सिंगल इंटीग्रेटेड बनाया गया है, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में चलती है, जिसमें सबसे बेस में, सबसे नीचे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में, तुम्हारे शहर में भी होगी, हाँ हाँ, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर है हाई कोर्ट, वो एक स्टेट में यूजुअली एक ही होती है, और हाई कोर्ट से भी ऊपर पूरे देश में एक सिंगल है, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट इस हायरार्की में सबसे टॉप मोस्ट है, और उन सबको मेंटेन करती है, यूनिवर्सल लॉ मेंटेन करती है। जुडिशरी हमारे देश की इंडिपेंडेंट है, ना एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में है, ना लेजिस्लेटिव के, मतलब न्यायाधीश किसी से डर के काम नहीं करते हैं हमारे देश में। न उनकी सर्विस कंडीशन चेंज की जा सकती है, उनकी न सैलरी चेंज की जा सकती है, न उसके पर्क्स बढ़ाए या घटाए। हाँ, बढ़ाए तो जा सकते हैं, घटाए नहीं जा सकते हैं। अब आता है जुडिशियल रिव्यू। मैंने कहा था ये हमारी पार्लियामेंट अगर कोई कानून बना दे, और ऐसा कानून हो जो देश के फंडामेंटल राइट्स को छीन रहा हो, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा हो, कोई भी कानून हो। एक एग्जांपल से बताऊं, चलो इस समय पावर में है बीजेपी गवर्नमेंट, ठीक है, उन्होंने कानून बना दिया, एग्जांपल है, मेरा एग्जांपल है कि रात को 8 बजे के बाद अगर कोई घर से बाहर निकला, उसे गोली मार दी जाएगी, या
उसे जेल बंद कर दिया जाएगा, बस 8 बजे के बाद सबको घर के अंदर कैद हो जाना है। अब तुम कहोगे सर ये कैसा अजीब सा तालिबानी कानून है भाई। हाँ भाई, पार्लियामेंट में मोदी सरकार ने कानून पास कर दिया। हाँ, चिंता मत करिए, सुप्रीम कोर्ट इस कानून को तुरंत नल एंड वॉइड घोषित कर देगी, स्ट्राइक डाउन कर देगी। पावर है भाई उसके पास, जुडिशियल रिव्यू का पावर है। मतलब अगर गवर्नमेंट चाहे भी कोई ऐसा कानून बनाए जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को छीनता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी बातें हैं उसको वॉयलेट करता है, सुप्रीम कोर्ट उसको खत्म कर देगी। ठीक है, बात करेंगे इमरजेंसी पावर। हमारे देश में कुछ ऐसा पावर है जहां पर प्रेसिडेंट को सुप्रीम बना दिया जाता है, जहां पर इवन स्टेट गवर्नमेंट भी क्या करती है, सस्पेंड हो जाती है। लोगों के फंडामेंटल राइट्स ज्यादातर क्या होते हैं, सस्पेंडेड हो जाते हैं, खत्म नहीं होते हैं, सस्पेंडेड हो जाते हैं, टेम्पररी उसमें रोक लग जाती है, एंड दैट पीरियड इज कॉल्ड एज इमरजेंसी पीरियड। 3 तरह की इमरजेंसी है। पहली नेशनल इमरजेंसी है, देश में वॉर हो जाए, एक्सटर्नल एग्रेशन आ जाए, सिविल वॉर हो जाए, हाँ देश पे अटैक हो गया, फॉर एग्जांपल कोई बड़ी नेशनल कैलेमिटी आ गई है, तो इस समय नेशनल इमरजेंसी ला जाती है और देश में प्रेसिडेंट कंट्रोल करता है, देश की सेनाओं के पास कंट्रोल चला जाता है। और कभी कभी क्या होता है, कोई स्टेट क्या करता है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल नहीं पाता है, स्टेट में गवर्नमेंट फेल हो गई है, हाँ स्टेट मशीनरी काम नहीं कर पा रही है, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगता है। और तीसरा होता है, अभी तक आज तक नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ आज तक, और वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर देश बैंकरप्ट हो जाए, मतलब भारत दिवालिया हो जाए, तब क्या होगा। भारत के पास इतने पैसे ही नहीं है, गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं है कि वो विदेशी कर चुका पाए। भारत ने जो वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है, विदेशी लोन लिया, नहीं चुका पा रहे हैं। हाँ, ऐसे केसेस में व्हेन द क्रेडिट ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट सफिशिएंट टू रीपे, तब आती है फाइनेंशियल। अभी हुआ नहीं है, टेंशन मत लो, आज तक भारत में हुआ नहीं है। अगर ऐसा होगा तो उस केस में एक फाइनेंशियल कमीशन बनाया जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एक फाइनेंशियल कमीशन बनाएगा, जिसका काम होगा इंक्वायरी करना, पता लगाना, फाइनेंशियल क्रंच को दूर करने के लिए। हाँ, वैसे आप पूछेंगे कहाँ ऐसा इमरजेंसी आ चुकी है, तो रिसेंटली ये इमरजेंसी श्रीलंका में आई थी। हाँ, श्रीलंका में देशवासियों ने अपने राष्ट्रपति को ही उखाड़ फेंका और इवन राष्ट्रपति के घर को लूट लिया। ये रिसेंट घटना है, सही कह रहा हूं, वहां पे फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई थी, देश दिवालिया हो गया था। श्रीलंका की बात कर रहा हूं, भारत ने मदद की थी। स्पेशल प्रोविजंस फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। हमारे देश में कहते हैं इक्वालिटी है, पर मैंने कहा कभी कभी इक्वलिटी बनाए रखने के लिए भी क्या करना पड़ता है, सरकार को ऐसा करना पड़ता है। कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं, खास करके शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वालों के लिए, उनको रिजर्वेशन दिया गया है। कॉलेज में सीट में रिजर्वेशन है, नौकरी में रिजर्वेशन है, इवन लेजिस्लेचर में, हाँ पार्लियामेंट में भी उनके लिए सीट रिजर्व है। कुछ ऐसे कोई चुनाव क्षेत्र हैं, ऐसे कोई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे अंश जैसे कहते हैं, जहां शेड्यूल कास्ट ही क्या कर सकते हैं, चुनाव में खड़े हो सकते। वोट कोई भी दे सकता है, पर उस क्षेत्र से सिर्फ कौन जीतेगा, हाँ ऐसे है हमारे देश में। ऐसे ही कॉलेज में एडमिशन के लिए भी है। अब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वहां पे 33% कोटा लगा हुआ है, एग्जांपल है, 33% कोटा लगा हुआ है कि वहां पे शेड्यूल कास्ट के लोगों को, ओबीसी की सीट्स को रिजर्व कर दिया गया है। क्यों ऐसा किया गया है, ताकि अभी तक जो ये लोग जिनको कहते हैं ना प्रॉपर शिक्षा नहीं मिली, प्रॉपर अधिकार नहीं मिला, ये अभी तक दबाए कुचले गए थे, तो इनकी रक्षा के लिए कानून ने इनको अब बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। हाँ मेरे मेगा स्टार्स, आप हैं, अगर यहां तक वीडियो देखा है तो मैं समझता हूं कि आपको वीडियो समझ आया था और आपने एक कदम उठाना है बस, और वो है इसको शेयर करना है और खुद पहले इसको सब्सक्राइब करना है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत मेहनत में बनता है, बहुत प्रयास से बनता है, और आपका एक शेयर, आपका एक सब्सक्राइब मुझे उतनी एनर्जी देगा कि मैं और ही तैयारी कर पाऊं। सो विद दिस माय मेगा स्टार्स, प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, एंड लेट्स मेक अ बिग कम्युनिटी, एंड आई एम गोइंग टू शेयर ऑल दिस नोट्स। ये सब कुछ शेयर करने को तैयार हूं। आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर नोट शेयर करिए। मैं टेलीग्राम चैनल आपके लिए डेडिकेटेड बना रहा हूं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाइए और एंजॉय करिए। सो ऑल द बेस्ट।